फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्यों? तो आपने पढ़ा होगा कि साक्ष्य शब्द, बिना साक्ष्य के तो न्याय संभव नहीं है, क्योंकि एविडेंस का न्यायालय में या किसी भी सभा में सबसे न्याय के तौर पर सबसे अहम कड़ी होती है। तो पहले हम जानेंगे वास्तव में साक्ष्य क्या है। साक्ष्य जो शब्द है वो एविडेंस से लिया गया है। साक्ष्य का जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो क्या होता है? एविडेंस। ठीक है। अब ये जो एविडेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। तो वो वर्ड कौन सा है? तो वो वर्ड है एविडेर। क्या है? एविडेर। अच्छा, ये एविडेर तो है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी तथ्य को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से साबित करना। किसी तथ्य को विधिक साधनों द्वारा, किसी तथ्य को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से साबित करना। स्पष्ट रूप से साबित करना। आप देख सकते हैं कि जो साक्ष्य शब्द है वो एविडेंस, इसे इंग्लिश वर्ड्स में एविडेंस कहते हैं, और ये एविडेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एविडेंस से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या है? किसी तथ्य को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से साबित करना। ठीक है, इतना हमने जाना। और ये जरूरी क्यों है? जैसे कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि न च संदेह दंड कुर्यात्, अर्थात संदेह होने पर राजा द्वारा किसी को भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की धारणाएं रही होगी। इसके संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने काफ़ी मत दिए हैं। जैसे कि टेलर के अनुसार बहस को छोड़कर वे सभी विधिक साधन जो किस तथ्य को सिद्ध या सिद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं? साक्ष्य कहलाते हैं। जैसे कि टेलर है, सामंड है, तो ये विभिन्न वैज्ञानिकों ने ये। अब हम जानेंगे कि साक्ष्य के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। साक्ष्य के प्रकार, बात करते हैं प्रकारों की। प्रकार, साक्ष्य के प्रकार। तो साक्ष्य के जो प्रकार है उससे पहले हम जानेंगे कि साक्ष्य जो शब्द है भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये कौन से धारे में साक्ष्य शब्द की परिभाषा लिखी गई। तो वैसे इसकी स्पष्ट परिभाषा तो नहीं है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में साक्ष्य शब्द की परिभाषा दी गई है, जिसमें से दो रूप से बताया गया है कि साक्ष्य कितने दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो ओरल हो सकता है, मतलब मौखिक के रूप में, और एक हो सकता है डॉक्यूमेंट्री, मतलब दस्तावेजी हो सकता है। दो प्रकार से हो सकता है, या तो ओरल हो सकता है मतलब मौखिक रूप से हो सकता है, या डॉक्यूमेंट्री की दस्तावेज के रूप में। आइए हम जानते हैं कि साक्ष्य के प्रकार। जैसे कि प्रत्यक्ष साक्ष्य है। ठीक है, प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में हो सकता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य हो सकता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य हो सकता है। प्राथमिक साक्ष्य हो सकता है, प्राथमिक साक्ष्य, और गौण साक्ष्य हो सकता है। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और एक हो सकता है वास्तविक साक्ष्य हो सकता है। बहुत सारे हैं साक्ष्य, लेकिन इनमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है, अनुश्रुत साक्ष्य है, अनुश्रुत साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य है, जिसका हमने डिस्कस किया था इंडियन एविडेंस की सेक्शन 3 में, कि दो रूप से हो सकते हैं, उनमें से एक है एक न्यायिक साक्ष्य, न्यायिक साक्ष्य, और एक न्यायोत्तर साक्ष्य, न्यायोत्तर साक्ष्य। ठीक है, अब हम जानेंगे ये प्रत्यक्ष साक्ष्य वास्तव में है क्या। ये प्रत्यक्ष साक्ष्य जो है ये इंडियन एविडेंस के सेक्शन मतलब धारा 60 में इसको बताया गया है। धारा 60 में इसको इस प्रकार से मतलब बताया गया है कि जो प्रत्यक्ष साक्ष्य जो होता है, साक्ष्य किसी ऐसी तथ्य का साक्ष्य होता है जिस साक्षी ने स्वयं अपनी इंद्रियों से बोध किया हो, मतलब इंद्रियों से बोध किया हो, और ऐसा व्यक्ति स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य देता है, वही क्या है? प्रत्यक्ष साक्ष्य है। मतलब स्वयं अपनी इंद्रियों से बोध किया हुआ हो, मतलब जैसे कि आंख है, कान, आंखों के द्वारा उसने देखा हो कि ये अपराध हुआ था, तो वो क्या माना जाएगा? प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाएगा, जिसने अपनी इंद्रियों से बोध किया हो कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिसने वहाँ पर ये जो जुर्म है वो किया था। ये प्रत्यक्ष साक्ष्य जो है ये किस सेक्शन में है? ये सेक्शन 60 में है। सुना गया कि ऐसा साक्षी जिसने स्वयं अपनी इंद्रियों से बोध किया हुआ हो, ऐसा व्यक्ति न्यायालय में अगर उपस्थित होकर अपना साक्ष्य देता है तो वो कौन सा होगा? प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा। प्रत्यक्ष साक्ष्य किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य होता है जिसे साक्षी ने स्वयं अपनी इंद्रियों से बोध किया है। इसकी वास्तविक परिभाषा बता रहा हूँ कि प्रत्यक्ष साक्ष्य किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य होता है जिसे साक्षी ने स्वयं अपनी इंद्रियों से बोध किया है, और ऐसा व्यक्ति स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य देता है, वो कौन सा होगा? प्रत्यक्ष साक्ष्य। ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए ए है, ए नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ए नाम का कोई व्यक्ति बी के साथ वो क्या करता है? मारपीट करता है। बी के साथ क्या करता है? तो ए ने क्या किया? बी के साथ मारपीट करने का आरोप, ए पर बी के साथ मारपीट करने का आरोप है। अब जो सी नाम का व्यक्ति है, वो ये कहता है कि उसने ए को बी के साथ मारपीट करते देखा है। तो सी क्या हो गया?
वही साक्षी हो गया जो प्रत्यक्ष साक्षी में हम डिस्कस कर रहे थे। ए ने बी के साथ क्या की, मारपीट की। इसका साक्षी कौन बना, सी बना, जिसने न्यायालय में आकर ये क्या दे दी, गवाही दे दी, और ये बयान दर्ज हो गया। तो यही क्या होगा, प्रत्यक्ष साक्षी। तो हम कह सकते हैं कि ए पर बी के साथ मारपीट करने का आरोप है, सी न्यायालय में ये कहता है कि उसने ए को बी के साथ मारपीट करते देखा है। यही क्या होगा, प्रत्यक्ष साक्ष्य। ये है प्रत्यक्ष साक्ष्य का। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य। क्या है ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य? परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मान लीजिए जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, तब क्या करें? तो तब ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सहारा लिया जाता है। अब मुद्दा ये होता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य है क्या? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि परिस्थितिजन्य। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों से है जो घटना के इर्द गिर्द घूमने वाली तथ्य या साबित होती है, जिनके अवलोकन से यह पता चलता है कि कोई घटना वास्तव में घटी है। यही क्या होगा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। इसे भी हम उदाहरण से समझेंगे कि मान लीजिए ए पर बी का हत्या का क्या है, ए पर बी का को हत्या का आरोप है। ए एवं बी के बीच लंबे समय से दुश्मनी चलना या घटना के जो बाद ए को जंगल की ओर भागते देखना, उसके कपड़ों पर खून के दाग होना एग्जेक्ट्रा, ऐसी परिस्थितियाँ जो बी की हत्या की ओर इंगित करती है, वही क्या है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य जो होता है, पहले हमने प्रत्यक्ष साक्ष्य जाना जो कि धारा 60 में है। ऐसा कोई साक्ष्य जिसने किसी साक्ष्य ने अपने स्वयं इंद्रियों के साथ बोध किया हो, वही प्रत्यक्ष साक्ष्य है। जैसे कि ए ने बी के साथ मारपीट की और सी ने ये न्यायालय के सामने ये कहा कि हाँ मैंने इसको मारपीट करके देखा है, तो वही क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष साक्ष्य हो जाएगा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियों से जो घटना के इर्द गिर्द घूमने वाली तथ्य या सबूत होती है, घटना के इर्द गिर्द मतलब सबूत होती है, जिनके अवलोकन से यह पता चलता है कि हाँ ये घटना वास्तव में घटी है, ये प्रूव हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति के आधार पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि प्राथमिक साक्ष्य क्या है। प्राथमिक साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य है जो न्यायालय की दृष्टि से सर्वोत्तम तो है ही, लेकिन न्यायालय द्वारा ऐसे साक्ष्य पर सर्वाधिक विश्वास किया जाता है। तो वास्तव में यह साक्ष्य दस्तावेज साक्ष्य से संबंध रखता है। तो इसको जानने कि प्राथमिक साक्ष्य के रूप में क्या है, समझिए कि जब किसी मामले में संबंधित मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। मतलब न्यायालय के सामने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर प्रस्तुत किया जाता है तो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे। मान लीजिए ए एवं बी के बीच एक भूखंड के स्वत्व को लेकर विवाद है। ए द्वारा न्यायालय के समक्ष बी की ओर से निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय विलेख मूल रूप में प्रस्तावित किया जाता है, तो यह मूल विक्रय जो विलेख है वही क्या होगा, प्राथमिक साक्ष्य। आप दस्तावेज के रूप में समझ सकते हैं इनको। अब बात करते हैं गौण साक्ष्य। गौण साक्ष्य की जब किसी तथ्य के बारे में प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है तो इसका सहारा लेता है गौण साक्ष्य, मतलब सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी जो एविडेंस है ये कम विश्वसनीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये न्यायालय द्वारा भी इस संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि जैसे कि इसमें मूल रूप से कौन कौन शामिल है, जैसे कि मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं, मूल दस्तावेज की यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां हैं, मूल दस्तावेज से मिलान कर बनाई गई प्रतिलिपियां हैं, दस्तावेजों के प्रतिलेख है, किसी मूल दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का जब व्यक्ति द्वारा दिया हुआ मौखिक साक्ष्य जिसने उस दस्तावेज को स्वयं देखा है। इस प्रकार के जो ये साक्ष्य वो गौण साक्ष्य कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि वास्तविक साक्ष्य क्या है। वास्तविक साक्ष्य वह साक्ष्य होते हैं जो न्यायालय के समक्ष इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं उसे देखकर अपनी ज्ञानेंद्रिय से सही बात का जो है अनुमान लगा सकता है। जैसे कि ए पर बी की तलवार से हत्या करने का आरोप है, जैसे कि न्यायालय के समक्ष तलवार तथा ए एवं बी के रक्त रंजित कपड़े प्रस्तुत किए हैं, तो न्यायालय तलवार इन कपड़ों को देखकर हत्या का अनुमान लगा सकता है, वही क्या होगा, वास्तविक साक्ष्य के रूप में जाना जाएगा। अनुश्रुत साक्ष्य, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अनुश्रुत साक्ष्य ये हियर्स एविडेंस के रूप में होता है। अनुश्रुत साक्ष्य मतलब जो किसी ने सुना हो, कि ऐसे सुनी सुनाई साक्ष्य, हालांकि ये कम महत्व और कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है, क्योंकि इस पर विश्वास नहीं किया है कि न्यायालय द्वारा ऐसे साक्ष्य पर कम विश्वास किया है। ये साक्ष्य ऐसे व्यक्ति द्वारा ही जारी जाती है जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा नहीं है, किसी तथ्य या बात को अपने कानों से सुना नहीं है, अथवा किसी तथ्य का स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रिय से बोध नहीं किया है। जैसे कि ए पर बी के घर में चोरी करने का आरोप है, सी एक साक्षी न्यायालय में यह कहता है कि उसने एफ के मुंह से सुना है कि ए ने बी के घर में चोरी की है। सी की यही साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य है, मतलब उसको ठीक ठीक पता नहीं है, हालांकि इसको न्याय कोर्ट जो है वो विशेष महत्व नहीं देता है। दस्तावेज साक्ष्य को तो आप जानते हैं ठीक प्रकार से कि जब किसी तथ्य को साबित या ना साबित के लिए करने के लिए साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश किया है, दस्तावेज साक्ष्य इतना ही है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, यह समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष विद्यालय का अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है, तो ये दस्तावेज साक्ष्य कहलाएगा, ठीक है। और ये केस था स्टेट ऑफ पंजाब बनाम महेंद्र सिंह। अब बात करते हैं न्यायिक साक्ष्य। न्यायिक साक्ष्य जो है इसमें ज़्यादा महत्व है नहीं, क्योंकि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो प्रत्येक मौके के दस्तावेज साक्ष्य न्यायिक साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायिक साक्ष्य सदैव न्यायालय एवं समक्ष प्रस्तुत किया गया ही साक्ष्य कहलाता है, ठीक है। न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं मौखिक हो या दस्तावेजी इंडियन एविडेंस के आधार पर। अब ये न्यायोत्तर जो साक्ष्य है, ऐसा साक्ष्य या कथन जो न्यायालय के अलावा किसी स्थान पर या अन्य किसी व्यक्ति से किया जाता है, तो यह न्यायोत्तर साक्ष्य कहलाता है, मतलब जुडिशियल एविडेंस। उदाहरण के समझें कि इसमें विभिन्न प्रकार के साक्ष्य हो सकते हैं, कि जैसे पुलिस साक्ष्य है, हितबद्धी साक्ष्य है, सायोगिक साक्ष्य है, पक्षद्रोही साक्ष्य है। उदाहरण समझते पहले, उसके बाद में इनकी डिटेल जानेंगे कि क्या होता है। ए अपने मित्र बी के समक्ष सी के साथ मारपीट करने की बात स्वीकार करता है, यही न्यायोत्तर साक्ष्य। नींद में बड़बड़ाना भी न्यायोत्तर साक्ष्य हो सकता है। न्यायोत्तर साक्ष्य में संस्वीकृति
एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी आती है, लेकिन इस न्याय संस्कृति सार्वभौत नहीं मानी गई है। किसके आधार पर है? केस कौन सा था? स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम पलटन मल्लाह। अब बात करते हैं कि पुलिस साक्षी। पुलिस साक्षी से अभिप्राय पुलिस अधिकारी की साक्षी से, मतलब जो पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, तो पुलिस साक्षी पर भी विश्वास किया जा सकता है। इसमें भी एक केस है कि गिरिजा प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब हितपति जो साक्षी है वो सामान्य पक्ष का, जैसे कि रिश्तेदार है, मित्र है, परिजन है आदि से, मतलब ये साक्ष्य भी विश्वसनीय माना गया है। मात्र हितबद्ध होने के कारण उसी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। ये केस था राजेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं कि ये हितपति साक्ष्य के रूप में कह सकते हैं कि फॉर इंटरेस्टेड विटनेस मस्ट हैव सम डायरेक्ट इंटरेस्ट इन हैविंग अक्यूज्ड समहाउ और अदर कन्विक्टेड फॉर सम अदर पर्सन। मतलब कि हितपति साक्ष्य से अभिप्राय ऐसे साक्ष्य से है जिसका अभियुक्त को दोषित कराने में सीधा हित निहित हो। फॉर इंटरेस्टेड विटनेस मस्ट हैव सम डायरेक्ट इंटरेस्ट इन हैविंग अक्यूज्ड समहाउ और अदर कन्विक्टेड फॉर सम अदर रीजन। प्रायोगिक साक्षी मतलब चांस विटनेस से अभिप्राय ऐसे साक्षी से है जो संयोगवश बाई चांस घटनास्थल पर पहुंच जाता है। सर्वेश नारायण शुक्ला बनाम दारोगा सिंह AIR 2008 SC 320। अब ये पक्षद्रोही साक्ष्य के बारे में जाने कि पक्षद्रोही जो साक्ष्य होता है अपने ही पक्षकार के विरुद्ध साक्ष्य देता है। ऐसे साक्ष्य को पूर्ण रूप से अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। ये केस था सर्वेश नारायण सिंह बनाम दारोगा सिंह का केस था। इस प्रकार से ये दिए हुए हैं और मुख्य रूप से एविडेंस सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि न्याय संदेह दंड कुर्यात संदेह होने पर द्वारा किसी को भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। पहले देख लें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो साक्ष्य एविडेंस सेक्शन 3 में इसकी परिभाषा से मिलता है कि ये साक्ष्य मुख्य रूप से हो सकता है और दस्तावेज साक्ष्य के रूप में हो सकता है। और ये साक्ष्य जब शब्द है वो एविडेंस से लिया गया है इंग्लिश के, और ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एविडेर। एविडेर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किसी तथ्य को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से साबित करना। और साक्ष्य के जितने भी प्रकार हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष साक्ष्य है जो कि सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग था, परिचित जनन्य साक्ष्य मतलब ऐसे साक्ष्य जो परिस्थितियों के द्वारा हुआ हो, प्राथमिक साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष जितने भी दस्तावेज के रूप में साक्ष्य लिए जाते हैं वही प्राथमिक साक्ष्य। गौण साक्ष्य ऐसे साक्ष्य जो दस्तावेज के रूप में जो निम्न स्तर के हों वो गौण साक्ष्य हैं। तो वास्तविक साक्ष्य वे साक्ष्य जो किसी भी रूप में हो सकते हैं। अनुश्रय साक्ष्य जो हियर्स एविडेंस के रूप में होते हैं। दस्तावेज साक्ष्य जो दस्तावेज के रूप में न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। न्यायिक साक्ष्य वो जो न्यायालय के सामने मौखिक रूप से या दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, वही न्यायिक साक्ष्य। न्यायोचित साक्ष्य है, न्यायोचित साक्ष्य वो है जो न्यायालय के सामने मतलब प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन इनका एक महत्व होता है किस किस रूप में हो सकता है। पुलिस साक्ष्य के रूप में हो सकता है, हितवद साक्ष्य के रूप में हो सकता है। इस प्रकार से हमने ये जाना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। धन्यवाद। आज का ये विषय खत्म होता है, देख सकते हैं।